तो आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ थियोरेटिकल पार्ट करने वाले हैं कवर। उससे पहले हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हमने पढ़ लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एंड थर्ड वाज बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनाई जाती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकालने के लिए, जिससे पता चलता है कि हमारे गुड्स जो है प्रॉफिट में बिक रहे हैं या लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए। और बैलेंस शीट बनाई जाती है हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन देखने के लिए कि हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी कैपिटल है और कितनी लायबिलिटीज हैं। ठीक है, आज मैं आपको कुछ और चीजें बताने वाला हूं। कुछ थियोरेटिकल पार्ट हमने डिस्कस करना था, दैट वाज आज हम एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर and another is revenue expenditure. There are two types of expenditure. ठीक है, and third one is also there जिसको हम बोलते हैं deferred revenue expenditure। लेकिन वो revenue expenditure का ही थोड़ा सा extended part है, जिसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें बाइफरकेट करना आना चाहिए कि खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके लिए हमें बेसिक एक बात समझ आनी चाहिए, ऐसे एक्सपेंसेस which generates लॉन्ग टर्म एसेट्स, ऐसे कोई भी खर्चे जिससे लॉन्ग टर्म एसेट्स जनरेट होती हैं, दीज आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई लैंड परचेज करते हैं, कोई मशीन परचेज करते हैं, कोई फर्नीचर परचेज करते हैं, खर्चा ये भी है। और अगर हम इन सभी चीजों को रेंट पे लेते हैं, खर्चा वो भी है। दोनों ही एक्सपेंडिचर जो है, इनमें डिफरेंस क्या है? एक में हमारी लॉन्ग टर्म एसेट जनरेट हो रही है जिनको हम लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं, और दूसरे में हम सिर्फ फॉर द टाइम बिंग, जब तक हम उन एसेट्स को यूज वो सर्विसेज ले रहे हैं तब तक वो खर्चा पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारी लॉन्ग टर्म एसेट जनरेट हुई, बट यहां पर लॉन्ग टर्म एसेट जनरेट नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लॉन्ग टर्म एसेट जनरेट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, एक्सपेंडिचर विच जनरेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स, वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और उसके बाद एक्सपेंडिचर whose benefits can be availed for a longer period। ठीक है, ऐसे खर्चे जिनके बेनिफिट्स लॉन्गर पीरियड तक अवेल करे जा सकते हैं, जिनका फायदा लंबे समय तक उठाया जा सकता है, दीज आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सिमिलरली ये दोनों पॉइंट जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। लॉन्ग टर्म एसेट्स, एसेट्स भी हमें बेनिफिट्स देती है लॉन्ग पीरियड तक, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आया था, उनपे कोई भी खर्चा करना। और इसी तरीके से बिल्कुल ये सिमिलर पॉइंट्स ही हैं, दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है। ठीक है, एक ही बात कह रहे हैं दोनों। उसके बाद expenditure, these expenditure does not affect प्रॉफिट और लॉस। ये एक्सपेंडिचर प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट नहीं करते। दीज एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स एसेट्स और लायबिलिटीज। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर जो है एसेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, these expenditure helps
in increasing earning capacity of business. ये खर्चे करे जाते हैं ताकि हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो. अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई बाय हैंड कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या थ्रू मशीन कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क है ना. अगर हम कोई भी प्रोडक्शन मशीन से कर रहे हैं तो इट सेव्स आवर टाइम और हमारी कॉस्ट सेव होती है, जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, हम कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर गुड्स प्रोड्यूस कर पाते हैं. ठीक है, सपोज हम कोई रोड पर नॉर्मल सा कॉर्नर पर कोई भी स्टॉल लगाकर सेल कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर मॉल के अंदर जाकर या किसी मार्केट में शॉप लेकर कोई सेल कर रहे हैं, तो शॉप लेना हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है और शॉप खरीदना हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ठीक है, सो लाइक दिस ऑल्सो इंक्रीज आवर अर्निंग कैपेसिटी. अच्छा, यहाँ पे लायबिलिटीज मत लिखना, ठीक है. दीज अफेक्ट्स एसेट्स. और यहां पर लॉन्गर पीरियड का मतलब है मोर देन अ ईयर. जब किसी खर्चे के बेनिफिट्स मोर देन अ ईयर हमें मिलते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है. अब आते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर incurred on routine business operations. रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज. ऐसा कोई भी खर्चा जो हम बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज को चलाने के लिए कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. एंड बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड. ठीक है, शॉर्टर पीरियड का मतलब यहां क्या होता है? 1 ईयर और लेस, जिसके बेनिफिट जो हैं 1 साल या उससे कम ही मिलेंगे. या फिर हम इसके साथ साथ एक और चीज भी लिख सकते हैं. ठीक है, बेनिफिट्स जो हैं तभी तक मिलेंगे जितने टाइम के लिए हमने अमाउंट पे किया है. ठीक है, बेनिफिट्स उसी टाइम के मिलेंगे. ठीक है, बेनिफिट्स एक्सटेंड नहीं हो सकते. जनरली इनके बेनिफिट्स 1 साल से ज्यादा नहीं होते. ठीक है, दीज आर नॉर्मल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस which affects नेट प्रॉफिट और लॉस. ये नॉर्मल खर्चे होते हैं जिससे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस पर भी इफेक्ट आता है. अब कोई हम एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट और लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. लेकिन अगर हम कोई रेंट पे कर रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, तो उससे हमारे प्रॉफिट पर इफेक्ट आएगा. ठीक है, अब हम इनके एग्जांपल्स पर चलते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हैं परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स. ठीक है, और कोई भी फिक्स्ड एसेट्स आप खरीद रहे हो. ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आप खरीद रहे हो, ये सारे आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो, परचेज ऑफ स्टॉक, ठीक है, पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी पेमेंट करना, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना, बैड डेट्स होना, आप एसेट जो यूज कर रहे हो उसकी वजह से उस पर डेप्रिसिएशन लगना, आपने कोई पैसा उधार लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट पे करना,
ये सारे जो है हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इस पे कोई डाउट है तो यू मे आस्क। फर्नीचर को रिपेयर कराना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कंप्यूटर लेना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कंप्यूटर को रिपेयर कराना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। प्रॉपर्टी लेना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेंट देना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गुड्स खरीदना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब हम आगे चलें, अगर नोट कर लिया तो देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू। रिसीट जैसे खर्चों के दो रूप हैं, ऐसे ही रिसीट्स पैसा जब आता है तो उसके भी दो टाइप्स हैं, दो कैटेगरीज है, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। पहले मैं इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने किसी से लोन लिया, उसको हम बोलते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम लोन। ठीक है, मैंने बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, ये भी पैसा आ रहा है। ठीक है, मैंने अपने लैंड को बेच दिया, या अपनी कोई और एसेट थी, फिक्स्ड एसेट, उसको बेचकर मेरे पास पैसा आया, पैसा वो भी आ रहा है। लेकिन क्या ये सारी जो रिसीट्स आ रही है मेरे लिए इनकम ट्रीट करी होंगी या नहीं होंगी? आप मुझे इसका आंसर दीजिए, यस और नो। क्या मैं इनको अपनी इनकम ट्रीट करूं? मैंने लोन लिया, मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई, कैपिटल पैसा आया, मैंने लैंड अपना बेच दिया या कोई एसेट बेचकर पैसा आया, क्या ये मेरी इनकम में काउंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आपके पास एक गाड़ी थी, आपने वो बेच दी, क्या वो आपकी इनकम है, हाँ या ना? पैसा आने के बाद आपकी एसेट भी तो जा रही है, आपकी प्रॉपर्टी भी तो कम हुई, तो आपका फायदा कहां हुआ? यहां इनकम का मतलब तो कमाई होती, कमाई कहां हुई? आपने बिजनेस के अंदर कैश डाला, तो क्या बिजनेस को प्रॉफिट हुआ? नो। बिजनेस के अंदर पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट थोड़ी ना है, वो आपकी कमाई थोड़ी ना है। कोई आपने कमाया क्या? नहीं, आपने तो पैसा डाला है। आपने किसी से लोन लिया, अगर आप अपने दोस्त से लोन लेते हो तो घर जाके क्या बताते हो? अरे मम्मी, आज मैं मुंह मीठा कराऊंगा, आपके लिए साड़ी लेकर आया हूं, देखो मेरी इनकम हुई है। नो, लोन लेना भी किसी तरीके की इनकम थोड़ी ना है, क्योंकि लोन लिया, पैसा आया, और उसके साथ साथ क्या था, लायबिलिटी भी तो बढ़ गई, वो वापस भी तो चुकाना है। लेकिन अगर आपने गुड्स बेचे, अगर आपने गुड्स बेचे, तो इन दैट केस क्या हुआ? आपने जो गुड्स बेचे, गुड्स बेच के पैसा आया, वो आपके बिजनेस के रूटीन ऑपरेशंस हैं, आपने वो पैसा कमाया, यहां पर कहीं भी कोई कमाई नहीं हुई थी, लेकिन यहां पर आपकी कमाई हुई, आपने कोई सर्विस दी, उससे अगर कोई आप पैसा कमा रहे हो, आपके पास कोई कमीशंस आ रही हैं, जो भी बिजनेस की रूटीन ऑपरेशंस हैं, उससे कोई भी पैसा आ रहा है आपके पास, या नॉर्मल एक्टिविटीज हैं उससे कोई पैसा आ रहा है, लाइक इंटरेस्ट आ रहा है, आपने रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दी हुई है उससे रेंट आ रहा है, आपको डिस्काउंट्स रिसीव हो रहे हैं, ये हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, यह हमारी कमाई है। ठीक है, कुछ कमाई डायरेक्ट है और कुछ इनडायरेक्ट है, बट ये हमारी कमाई है। तो जो बिजनेस के रूटीन ऑपरेशन से आए, ठीक है, जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट ना करे, इस तरीके की रिसीट जो है हमारी रेवेन्यू रिसीट है, जिसका इफेक्ट एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड ना हो, वो हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट है। अब आप बोलोगे गुड्स भी तो एसेट्स हैं, गुड्स एसेट नहीं है। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम उसको परचेज लिखते हैं, और परचेज हमारे लिए खर्चा होता है। ठीक है, और वो परचेज हम क्यों करते हैं? ताकि हम उसको सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो इसलिए जो भी पैसा हम कमा रहे हैं जिससे हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज पर प्रभाव नहीं आ रहा, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं आगे। देखिए, receipts which are not from routine or normal, which are not
arising from routine or normal business operations is a capital receipt. ऐसा कोई भी पैसा जो आपके रूटीन ऑपरेशन से नहीं आ रहा वो आपके लिए कैपिटल रिसीट है, इज अ कैपिटल रिसीट. याद रहे ये आपके ऑपरेशंस का पार्ट नहीं था जो भी ऊपर हमने डिस्कस करा. और receipts from routine operations of business, routine or normal business operations is a revenue receipt. वो revenue receipt है. These receipts affects assets, liabilities or capital. Therefore, it is shown in balance sheet. इसको हम balance sheet में show करते हैं. These affects net profit or loss. Therefore, these are shown in trading और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं क्योंकि ये हमारी कमाई वाली रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स, और ये कमाई वाली रिसीट्स नहीं है. ठीक है. दीज आर ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर. ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है. अब आप कहोगे नॉन रिकरिंग क्या होता है? जो रिपीट ना हो. ये रिपीट नहीं होती जनरली, नॉर्मली. दीज आर ऑफ रिकरिंग नेचर. These are of recurring nature. ये recurring nature की होती है. डेफर्ड मतलब टलना. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे खर्चे जो रूटीन ऑपरेशंस हैं. When the benefits of revenue expenditure is extended beyond an accounting year, the extended या such expenditure is called deferred revenue expenditure. अब इसका मतलब क्या है? कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन पर हम ह्यूज अमाउंट स्पेंड कर देते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमने व्हाइट वॉश पर एक्सपेंस करा. व्हाइट वॉश पर जब हमने खर्चा करा तो हमारे पैसे लग गए 10 लाख. लेकिन उस 10 लाख के जो बेनिफिट्स हैं उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो है आने वाले 4 साल तक. हमें व्हाइट वॉश नहीं कराना पड़ेगा. तो अब व्हाइट वॉश के एक्सपेंस का बेसिक नेचर क्या है? क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा या रिवेन्यू में? तो सभी कहेंगे सर ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि इससे कोई लॉन्ग टर्म एसेट तो जनरेट हो नहीं रही. लेकिन क्योंकि हमने ये अच्छा खासा खर्चा कर दिया व्हाइट वॉश पर तो हमें 4 साल तक व्हाइट वॉश कराने की जरूरत नहीं है. तो ये एक तरह से हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया जिसके बेनिफिट्स पोस्टपोन हो गए, जिसके बेनिफिट्स एक्सटेंड हो चुके हैं. अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल. हमने अपने इंस्टीट्यूट में अमिताभ बच्चन को बुलाया. बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए. सलमान खान आया, शाहरुख खान आया. ठीक है, सब लोग आए.
ठीक है, अब क्या हुआ, हमने इनको बुलाने में बहुत बड़ा इवेंट करा, उसमें हमारे 20 लाख रुपए लग गए। ठीक है, ये सारा खर्चा क्या है, प्रमोशन का खर्चा है, और प्रमोशन का खर्चा तो एडवर्टाइजमेंट में जाता है। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट का इतना ह्यूज एक्सपेंस हुआ हमारा, अगर हम इसको किसी भी एक साल के खर्चों में डाल देते हैं तो वो साल रोने लग जाएगा। क्यों? उसके अंदर लॉस आ जाएगा, क्योंकि हैवी अमाउंट है। तो हम देखते हैं कि भाई ये 20 लाख जो हमने खर्च करे हैं, इसके बेनिफिट जो हैं वो तो लंबे टाइम तक लोगों को तो याद रहेगा, काफी टाइम तक हमारे प्रमोशनल इफेक्ट्स बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे। तो इस खर्चे को हम किसी एक साल में क्लेम ना करके बांट देते हैं अलग अलग सालों में। हम कहते हैं इसको 2-3 साल 4 साल में बांट दो। तो उसमें क्या होता है कि ये जो 20 लाख का एक्सपेंस है, इसके 4 टुकड़े हो जाते हैं 5-5 लाख के। इससे हमारा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट भी कम इफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन और जो बचा हुआ इसका बैलेंस होता है, 20 लाख में से 5 लाख तो निकल गए, अब रह गए 15 लाख। 5 लाख को तो हमने पहले साल के खर्चों में डाल दिया, लेकिन ये जो बचा हुआ 15 लाख जो होता है, ये हमारे किस काम का, इसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि इतना खर्चा हमने अगले सालों में डेफर कर दिया है। हम इसको एक साल के खर्चों में नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा खर्चा है और लगता है कि इसके बेनिफिट्स भी एक्सटेंड हो सकते हैं। तो हम इस खर्चों को धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और तब तक ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर शो हो जाते हैं। अब आप कहोगे सर ये बैलेंस शीट के अंदर क्यों शो हो रहे हैं, ये तो खर्चे हैं और बैलेंस शीट में तो एसेट्स आती हैं। बिल्कुल, तो बैलेंस शीट में तो एसेट आती हैं, तो इसको कहीं ना कहीं एसेट्स के अंदर शो करना पड़ता है, लेकिन ये ऐसी एसेट्स होती हैं जो एक्चुअल में एसेट नहीं होती, तो इसलिए हम इनका नाम रख देते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जब खर्चों को बैलेंस शीट में शो करना पड़ जाए तो वो आती तो एसेट साइड पर है, लेकिन हम उनको फिक्टिशियस एसेट्स बुलाते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है जो एक्चुअल में एसेट्स है ही नहीं, दीज आर नॉट रियल एसेट्स। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से ये व्हाइट वॉश वाला एक्सपेंस था जो हमने ऊपर आपको बताया। इसमें भी सिमिलरली हम कहते हैं कि भाई 4 साल में इन खर्चों को बांटा जाए, तो बचा हुआ जो खर्चा होता है, जितना बांट दिया, जितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा चला गया, उतने की तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब 20 लाख में से 5 लाख तो चला गया, तो अब कितना खर्चा जाना रह गया, वो रह गया 15 लाख। ठीक है, तो ये 15 लाख आपका फिक्टिशियस एसेट्स में आ जाएगा। ऐसा खर्चा जो डेफर्ड कर दिया गया है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर अगले साल सेकेंड ईयर में आप 5 लाख रुपए का और खर्चा दिखा दोगे, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दोगे, तो बाकी का 10 लाख आपका फिक्टिशियस एसेट में शो होता रहेगा। फिर थर्ड ईयर के अंदर आप 5 लाख का और खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे कि भाई इस साल के खर्चों में दिखा देते हैं, तो बाकी का 5 लाख फिक्टिशियस एसेट। अब बाकी का जो बैलेंस 5 लाख था वो भी आपने फोर्थ ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया, तो अब आपकी फिक्टिशियस एसेट खत्म हो चुकी है, जीरो हो गई। ठीक है, ये ऐसा क्यों करा जाता है, इसके दो पर्पस होते हैं। एक, उस खर्चे का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, उसके बेनिफिट्स हमें लंबे समय तक मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरा, हम अपने किसी भी अकाउंटिंग ईयर पे इतने हैवी एक्सपेंडिचर का बर्डन नहीं चाहते। हम चाहते हैं इस खर्चे को बांट दिया जाए, क्योंकि एक है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन ह्यूज अमाउंट होने की वजह से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। कोई डाउट है तो पूछ लो।